हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित शुक्ला है। मैंने इस वर्ष यूजीसी नेट परीक्षा 2022 के एग्ज़ाम में अपने हिस्ट्री विषय के साथ 99.45 परसेंटाइल के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। ये मेरा पहला प्रयास था और मेरा माध्यम हिंदी है। डीकेटी प्लेटफॉर्म को भी धन्यवाद, जो मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया अपनी रणनीति शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। तो मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से ही, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से ग्रहण की। उसके बाद मैंने अपना 10th और 12th अपने गांव से ही किया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, हिस्ट्री से ही। उसके बाद मैंने अपना पीजी भी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, हिस्ट्री विषय से ही। तो ये मेरा पहला प्रयास था। इस वर्ष मैंने यूजीसी नेट परीक्षा 2021-22 का जो मर्ज एग्ज़ाम हुआ है, उसको दिया था। मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, ना ही मैं किसी को बताऊंगा इसके लिए कि कोचिंग ज़रूरी है। मैं यहाँ पे अपना रणनीति शेयर करने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैंने इस परीक्षा को 99.45 परसेंटाइल के साथ उत्तीर्ण किया। तो जैसा कि आप लोगों को इसका पाठ्यक्रम पता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का, और सेकंड पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, जो 200 मार्क्स का होता है। तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। जो लोग इस एग्ज़ाम को पहले दे चुके हैं उन्हें पता होगा, और जो लोग इस एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं वो जान लीजिए कि इसमें ये पैटर्न इसका होता है। 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, और बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट वाइज होते हैं। जैसे मेरा हिस्ट्री था तो मेरा हिस्ट्री है, बाकी अदर जिनका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से उनके क्वेश्चन होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। और इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा अलग हट के एग्जामों से होता है, क्योंकि इसमें जैसे शिक्षण अधिगम की चीज़ें और हिस्टोग्राफी, जैसे मेरा हिस्ट्री था तो अनुसंधान से रिलेटेड विषय ये सारे पूछे गए थे। तो यहाँ मैं आपको दोनों ही पेपर की एक संक्षिप्त रणनीति बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम सोर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उससे मेनली 7-8 टॉपिक होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे उसमें मैथ पूछते हैं, और मैथ के कुछ टॉपिक जैसे परसेंटेज, एवरेज और ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसमें से। तो रीजनिंग पूछते हैं। रीजनिंग के अलावा इसमें जो एक डीआई होता है जो वो पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंट पूछते हैं। इन्वायरमेंट के अलावा इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक होता है, वो पूछा जाता है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जिसमें होता है वो एक उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जो भी रिलेटेड टॉपिक है उसको पूछा जाता है। और फिर इसमें एक पेपर और होता है जो इसी में पूछा जाता है, इसी पेपर में, वो होता है शिक्षण अधिगम, और फिर एक संप्रेषण। तो पहले पेपर की ये बात हुई है। जो कि दूसरा पेपर जो रहता है हिस्ट्री ऑप्शनल, तो मेरा जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट था तो हिस्ट्री के विषय में इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 विषय के पूछे जाते हैं। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, और बाकी अनुसंधान और इन सबसे रिलेटेड जो हिस्टोग्राफी है उसको पूछा जाता है। बाकी सबका ऑप्शनल, मतलब जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग रहता है, तो वो अलग ही रणनीति उसकी होती है। मैं यहाँ पे हिस्ट्री के विषय में बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं थोड़ा पहले पेपर के मैं बता देता हूँ। पहले पेपर के लिए मैंने पर्सनली कोई बुक नहीं पढ़ी थी, ना ही मैंने किसी के नोट्स पढ़े, ना ही मैंने कोई क्लास ली थी। मैं सिविल सेवा की जैसे तैयारी करता हूँ तो उसमें स्टेट टीचर्स भी देता हूँ, यूपी टीचर्स का एग्जाम है इसको। तो उसमें जैसे सुसाइड का पेपर होता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो इससे थोड़ा टॉपिक से मैच करती है, इसलिए मेरी पहले से तैयार थी। जैसे कम्युनिकेशन का टॉपिक है, ये चीज़ें मैथ का है, रीजनिंग का है, ये सारी चीज़ें उसमें मेनली कवर हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने पहले पेपर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, उच्चतर शिक्षा प्रणाली, आईसीटी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इसके लिए। मैं यहाँ पे लेकिन बता सकता हूँ कौन सी बुक है इसके लिए अच्छी, कौन सी बुक नहीं है अच्छी, वो बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन पर्सनली मैंने नहीं पढ़ी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले पेपर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जैसे जिसमें मैथ के टॉपिक है और रीजनिंग के टॉपिक है, इन सब की एक कंबाइंड बुक आती है, केवीएस मदान की आती है, दूसरी आती है दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन। दोनों ही अच्छी है, मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन वो दोनों ही बुक अच्छी है। मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें तैयार थी इसमें से, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और शायद टाइम भी नहीं था इतना कि हम इसको पढ़ पाते। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप इनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे दृष्टि आईएएस की बुक अच्छी है, उसमें इसके अलावा केवीएस मदान दोनों अच्छी है। दृष्टि आईएएस की बुक हमने देखी है तो उसके बारे में बता सकते हैं। उसमें शिक्षण अधिगम है, आईसीटी है, उच्चतर शिक्षा प्रणाली, इसको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बड़ा अच्छे से एनालाइज किया उसमें, और अच्छे से दिया हुआ है। तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं, एक बार पढ़ लें, प्रीवियस क्वेश्चन देख लें और इसको हाईलाइट कर लें, या फिर उससे शॉर्ट नोट्स बना लें। मैथ और रीजनिंग और डीआई, इन सबसे रिलेटेड जो टॉपिक, उसके लिए हम यही कहेंगे
कि आप बुक पे डिपेंड ना रहें, आप किसी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं फ्री में, काफ़ी सारे चैनल जो फ्री में अच्छी खासी मैथ पढ़ाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे मैथ का एक था जहाँ से मैंने पहले पढ़ा था, एक फील फ्री टू लर्न नाम से, जो इंग्लिश में पढ़ाता है, लेकिन अच्छी मैथ है उसकी, आप उससे 3-4 टॉपिक जो है वही मेनली इसमें पूछे जाएगा, अगर वो आपको आता है तो आपकी डाई भी हो जाएगी। जैसे परसेंटेज है, एवरेज है और रेशियो, ये 3 टॉपिक अगर आपको आ रहे हैं तो आप आराम से मैथ को कर सकते हैं। बाकी उसमें टाइम रहता है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है, दोनों पेपर आपको एक ही साथ होते हैं, तो उसमें आप चाहे पहले जो चाहे वो कर सकते हैं, तो उसमें अच्छा खासा पर्याप्त टाइम रहता है। तो पहले पेपर के लिए यही है कि आप चाहें तो बुक लें, या फिर आप ऐसे ही शॉर्ट में अलग अलग टॉपिक से अलग अलग जगह से पढ़ सकते हैं। तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप एक बुक ले ली जरूर लें, क्योंकि शायद सबका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिसने सी साइट के लिए पढ़ा होगा, तो इसके लिए अच्छी है कि दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ले लें या केवीएस मैदान की, दोनों ही अच्छी हैं। और इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए उसमें दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो इसके लिए आपको दृष्टि आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं। और उसमें इन्वायरमेंट में पढ़ना आपको पूरा नहीं है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिए, जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि काम के हैं, आप उनका शॉर्ट नोट्स उसी से बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये पहले पेपर का है। इसके अलावा हम दूसरे पेपर पे आते हैं, जो मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से था। तो उसके बारे में जैसे 3 ही उसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों के लिए हम आपको एक सोर्स बताएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें बेसिक आपको तैयार करने के लिए एनसीईआरटी पे जाना ही होगा। एनसीईआरटी से ये सही बात है, इसमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन शायद ना आए, और ऐसा पूछता भी नहीं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें पूछेगा, क्योंकि ये पीजी लेवल का एग्जाम होता है जो पीएचडी और इसके लिए किया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी मतलब एनसीईआरटी पढ़ के उसको अच्छे से रिवाइज करें, लेकिन आपको बेसिक समझ आपको नहीं है तो आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन इतनी जरूर गारंटी कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो जो हम बुक आपको आगे बताने वाले, अगर उसको साथ में पढ़ लेते हैं सिर्फ, तो ये रहेगा कि आपका क्वेश्चन जो शायद गेस करके भी मारते हैं वो सही होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें जैसे 3 चीज़ें हमने आपको बताई, एंशिएंट होती है, मिडिवल होती है और मॉडर्न होती है। बाकी लास्ट में अनुसंधान और हिस्ट्री, ये सब की चीज़ें पूछी जाती है। मैंने अलग से इसकी कोई तैयारी नहीं की, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था सिविल सर्विस में, तो मैंने उसी बुक को पढ़ा, उसी नोट्स को पढ़ा, उसी से हुआ है। तो जो मैंने पढ़ा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसा आप 2-4 और टॉपर्स की वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से आपको जो सही लगे वो भी देख सकते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको पढ़ के आप एक अच्छा नोट्स बना लीजिए, और उस नोट्स में थोड़ा गैप छोड़ के उसको बनाइए, क्योंकि उस नोट्स को जब आप पढ़ेंगे दोबारा, और आपको कई चीज़ें जैसे दूसरी बुक जो बता रहे हैं अभी उसको मिलेंगी, तो आप जोड़ सकते हो उसमें। तो पहली बुक एनसीईआरटी होगी आपकी बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप नोट्स बना लीजिए, और एंशिएंट हिस्ट्री के साथ आप एक बुक आती है झायंट शिमाली, जो हिंदी मीडियम के लिए, मेरा माध्यम हिंदी है, तो झायंट शिमाली की हिंदी मीडियम से आती है बुक, आप उसको ले सकते हैं। या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको उपेंद्र सिंह की एक बुक आती है, वो ले सकते हैं। वो थोड़ा बल्कि बुक है, बहुत मोटी बुक है पूरी वो, लेकिन पूरी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं आपको जो काम का लगे, वो आप एनसीईआरटी के साथ उसको जोड़ लीजिए, आपका एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो आप वही करिए कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप झायंट शिमाली या फिर उपेंद्र सिंह की कोई बुक ले सकते हैं, दोनों में से एक पढ़िए, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, वो पढ़ लीजिए। इसी तरह फिर जैसे हम मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं, तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए देखते हैं, हमने जो पर्सनली पढ़ा है वो मैंने हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ी है बुक, वो हिंदी मीडियम में आती है, वो बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, थोड़ा मोटी बुक है, लेकिन इसके 2 पार्ट आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। तो आप उसमें से कोई एक ले सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं उसमें से। तो जैसे हरिश्चंद्र वर्मा के दोनों पार्ट आपको यहाँ पढ़ने होंगे। इसके अलावा जो बहुत लोग सतीश चंद्रा बताते हैं, सतीश चंद्रा भी है बुक, लेकिन वो आप इंग्लिश मीडियम में है तो सतीश चंद्रा पढ़े, हालांकि आती है वो दोनों मीडियम में है। हिंदी मीडियम हरिश्चंद्र वर्मा नहीं आती, हिंदी मीडियम में हरिश्चंद्र वर्मा आती है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग सतीश चंद्रा को पढ़ते हैं। आप इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए या फिर हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ लीजिए, दोनों ही अच्छी बुक है। मैंने हरिश्चंद्र वर्मा को पढ़ा और मैंने उसको पढ़ के अपने नोट्स बनाए थे, उसी को मैंने बस 1-2 बार देखा। इस एग्जाम से पहले मैंने कोई रिवीजन नहीं किया था, मेरा पहले जो पढ़ा था उसी में दिया है और उसी से हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हरिश्चंद्र वर्मा और सतीश चंद्रा, दोनों में से जो बुक आपको अच्छी लगे वो पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। मिडिवल हिस्ट्री की जो सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी है ओल्ड वाली, वो अभी न्यू वाली नहीं पढ़नी है, आपको ओल्ड वाली पढ़नी है। अगर ओल्ड वाली एनसीईआरटी पे आपका कमांड है अच्छे से, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में बताया कि आप पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिए, सेम वैसे ही आप इसका बनाने की कोशिश करें कि मिडिवल हिस्ट्री पढ़िए, मैप के साथ अपना पूरा नोट्स इसका बना लीजिए, और आप जगह छोड़ छोड़ के बनाइए। फिर आप ऐसा कर सकते हैं जब, और A4 शीट पे बनाइए, आप टॉपिक वाइज बनाइए उसका नोट्स। जैसे स्टार्टिंग से आप अर्ली मिडिल से स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका बना लिए, फिर दिल्ली सल्तनत पे आते हैं तो फिर उसका बनाए। दिल्ली सल्तनत पे आप जैसे अलग अलग डायनेस्टी हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐसे करके तो उसका बना सकते हैं नोट्स। तो आप उस नोट्स को बनाइए A4 शीट पे, उसके पीछे जगह छोड़ दीजिए, और बीच में भी जो टॉपिक है उसके बीच जगह छोड़ दीजिए। फिर आप जब हरिश्चंद्र वर्मा की बुक पढ़ते हैं या फिर सतीश चंद्र की, दोनों में से कोई बुक पढ़ते हैं,
तो आप बुक पढ़ने के बाद उसको उसी में जोड़ लीजिए, उसी पे जो भी टॉपिक पढ़िए उससे जोड़ लीजिए। और जैसे इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं तो फैक्ट पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें लीजिए, कॉन्सेप्चुअल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिमांड अलग होती है, उस बेसिस पे होते हैं। मैंने नोट्स उस हिसाब से बनाए थे, फैक्चुअल नहीं बनाए थे, तो आप उसका फैक्ट वाइज नोट्स बना लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो आप उसी में उसको जोड़ सकते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा इसके लिए 2-3 बुक पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एक बुक में कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री नहीं होती है। क्योंकि एक जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से पहले का है हमारा, जो उपनिवेशवाद नाम से टॉपिक है। उसके अलावा उसमें रिवोल्ट और ब्रिटिश की पॉलिसी, ये सारी चीज़ें दी गई। और दूसरा आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और फिर तीसरा आज़ादी के बाद भारत। ये 3 चीज़ें आती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक बुक में आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिलने वाली है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले का फेज है, जैसे उपनिवेशवाद का, यूरोपीय कंपनियां आई, फिर उसके बाद कैसे यहाँ पे स्टैब्लिश हुई, कैसे यहाँ के जो डायनेस्टी थी उनको ख़त्म की, फिर अपना इस्टेब्लिश की राज्य। तो उसके बारे में आप पढ़ने के लिए पूरी बुक, और फिर इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशनल, सोशल, जितनी भी पॉलिसी, इस सब के लिए आप एक बीएल ग्रोवर बुक आती है, काफ़ी तर लोग जानते होंगे, जो आप उससे पढ़ लीजिए। बीएल ग्रोवर से सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, 1885 से पहले का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना से पहले का, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ के आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो, वरना उसमें नोट्स ना भी बनाए तो भी नहीं है। मैंने नोट्स सारे बनाए थे, इसलिए मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप मैप के साथ उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूछते हैं। बहुत अब की बारी क्वेश्चन थे, गिरिया का युद्ध, अलीगढ़ की संधि, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इसमें पूछे गए थे, वो डायरेक्टली वहाँ से थे। तो बीएल ग्रोवर को 1885 से पहले तक का कर लीजिए। 1885 से पढ़ने के बाद आप इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज है, उसके लिए विपिन चंद्र और शेखर बंदोपाध्याय दोनों ही बुक पढ़ लीजिए। विपिन चंद्र आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर शेखर बंदोपाध्याय आप उसको पढ़ सकते हैं। दोनों बुक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विपिन चंद्र जो है थोड़ा एक कहानी स्टोरी टाइप में बताया है, उसमें हिस्टोग्राफी इतनी नहीं है, जबकि शेखर बंदोपाध्याय जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है। तो वो उसमें हिस्टोग्राफी अच्छे से बताया, जो भी इसमें क्वेश्चन पूछते हैं उसमें हिस्टोग्राफी भी पूछते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आपको शेखर बंदोपाध्याय और विपिन चंद्र दोनों पढ़ लीजिए। मॉडर्न की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर विपिन चंद्र की भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम से बुक आती है, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं तो आपका इजीली मतलब पूरा कवर हो जाएगा। उसके लिए एनसीईआरटी नहीं जरूरत है। सिर्फ एंशिएंट और मिडिवल की पढ़िए, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10-10, 15-15 दिन लगते हैं। 2 एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगे, आराम से उसका नोट्स बना लीजिए। फिर एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने जो सोर्स बताया वो पढ़ लीजिए, और मॉडर्न पे जब आइए तो मैंने जो बुक बताई वो पढ़ लीजिए, बीएल ग्रोवर। आप अगर बहुत ही बेसिक, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं पता है, तो आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से अच्छी लिखी, वो भी विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी है, तो उस पर जा सकते हैं। और इसके अलावा ये देख सकते हैं कि आप जो बुक बता रहे हैं जैसे शेखर बंदोपाध्याय, तो उसमें से आपको शॉर्ट नोट्स जो एक ही बनाइए उसी में सब ऐड कर दिए, अलग अलग बुक का बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे बेसिक 1885 से पहले का बीएल ग्रोवर से बना लेते हैं नोट्स, तो उसका बना के रख दीजिए, उसको कोई जरूरत नहीं है आप कहीं से भी पढ़ने की उसको, तो आप उसको पढ़ लीजिए। फिर दूसरी जब आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, तो विपिन चंद्र उठाइए। विपिन चंद्र को एक बार पढ़ के आप उसका पूरा पूरा नोट्स बना लीजिए, और उस नोट्स को बनाने के बाद आप वैसे ही A4 शीट पे बनाइए टॉपिक वाइज। फिर शेखर बंदोपाध्याय उठाइए, उसमें देखते हैं क्या हमारे नोट्स में नहीं है, जो नहीं है आप उसको पढ़ के उसी में ऐड कर सकते हैं, या फिर अपना A4 शीट लगा के उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। इसमें आज़ादी के बाद भारत के लिए आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, विपिन चंद्रा की बुक आती है और एनसीईआरटी दोनों। मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी थी कोई, मेरा जो पहले एनसीईआरटी का बेस था उसी से कवर हुआ, इसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया। ना ही हिस्टोग्राफी पे मैंने कोई बुक पढ़ी है, या अनुसंधान पे जो आते हैं तो वो वहाँ पे गेस लगा के करते हैं, हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आप एनसीईआरटी सही से पढ़ रहे हैं, आपका वहाँ पे 90% चांस है कि गेस जो करेंगे वो अच्छा ही होगा, तो सही होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरा ये जो बुक बताया आप इसको कवर करिए। तो ये रहा, ये तीनों विषय की मेरी रणनीति थी। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप नहीं चाहते कि हम हरीशचंद्र वर्मा पढ़ें, सतीश चंद्रा पढ़ें, मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा पढ़ें, शेखर बंदोपाध्याय पढ़ें, एंशिएंट के लिए जहाँ इतनी बुक नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं आपको सिंपल सी बात एक बता रहा हूँ, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के अलावा एक बुक आती है, 2 बुक आती है एक्चुअली, उसमें से कोई एक ले सकते हैं। जैसे एक आती है किरण पब्लिकेशन की, वो सबको पता है हिस्ट्री की अच्छी आती है बुक, लेकिन उसमें थोड़ा एरर है, फैक्ट की उसमें गलती दी हुई है, तो आप उसको दूसरी बुक से देख सकते हैं। तो आप उसमें का आप ये ले सकते हैं कि पूरी किरण बुक एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न अच्छे से रट लीजिए, उसको पढ़ के आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं याद होने वाली, 300-400 पेज की किताब होती है। नोट्स बनाएंगे तो आपके हाथ में रहेंगे, और लास्ट के टाइम पर रिवीजन जल्दी हो जाएगा। आप सिर्फ एनसीईआरटी और किरण पब्लिकेशन की बुक को पढ़ सकते हैं, तो उसी से आपका नेट तो कम से कम हो ही जाएगा, इतना तो मेरा वादा है। इसके अलावा दूसरी एक बुक आती है महेश कुमार बर्णवाल की, ये दोनों ही अच्छी हैं, तो आप बर्णवाल की ले लीजिए, तो एनसीईआरटी सार करके आती है सब,
या फिर हरीश ये किरण की, दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, दोनों बहुत ही अच्छी बुक है। और ये तब के लिए जो वो बुक नहीं पढ़ रहे, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, ये सारी बुक, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी और ये 2 बुक पढ़ लीजिए, आपका इतने में ही हो सकता है अगर कम टाइम है। लेकिन आप अगर जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अच्छे परसेंटाइल चाहिए, 99 के ऊपर ही मिलता है जेआरएफ मेनली, हिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गया है। तो आप जेआरएफ के लिए चाह रहे हैं तो फिर वो बुक तो कम से कम पढ़िए, लेकिन आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो आप उसके लिए नेट क्वालीफाई करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी और किरण या बड़वाल की जो बुक बता रहे हैं इसमें पढ़ लीजिए, नेट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका एनसीईआरटी पे बेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ये मेरी रणनीति थी। इसके अलावा रही बात टेस्ट सीरीज़ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मैंने कोई नहीं ली थी, ना ही मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ की है, ना ही मैंने एक भी मॉक टेस्ट दिए थे, ना ही मैंने कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ जॉइन की है, और ना ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं इतने मोटे-मोटे बंडल मैंने उसको पढ़ा है। क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, वो नेट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, पूरी बुक लाने की नहीं ज़रूरत है 1000 पेज की। क्योंकि उसमें कई शिफ्ट में होते हैं, कई सालों के एग्जाम, तो बहुत मोटी बुक मिल जाती है आपको, आप उसी को पढ़ेंगे 4 महीने लग जाएंगे, और उस डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं नहीं रिपीट होने वाले, नहीं फंसने वाले क्वेश्चन। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे डाउनलोड कर लीजिए, जो 2-3 साल के, बस आइडिया ले लीजिए इसमें क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी यूट्यूब के चक्कर में ना पड़िए, जो आजकल यूट्यूबर पढ़ाते हैं हिस्ट्री का, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस जो जितना बताएं उतना कर लीजिए, इसके अलावा भागने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतने में ही आपका आराम से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ नेट से डाउनलोड करके 2 साल के देख लिए, उसके बाद अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, उतना पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के पहुंचेंगे उसमें फंस जाएंगे। बहुत रेयर केस होता है कि 2-4 क्वेश्चन फंस जाए, वो नहीं फंसते। लेकिन आपका अगर बेसिक अच्छा है, बुक अच्छे से पढ़ी है, तो आपका 100% हो जाएगा। तो ये सारी रणनीति थी। इसके अलावा जो पहले पेपर का हमने बताया, पर्सनली कुछ नहीं पढ़ा था इसके लिए, लेकिन आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवीएस मदन और दृष्टि दोनों ही बुक अच्छी है। और या नहीं, आप दोनों बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो टॉपिक डाल के पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए अलग से, मैथ पढ़ लीजिए अलग से, आईसीटी डाल लीजिए नेट पे या कहीं पे, किसी भी सोर्स से रिसेंट से ही पढ़ लीजिए, उसमें दिया होता है अच्छा। इससे ज़्यादा वहाँ नहीं पूछते। इन्वायरमेंट का रह गया तो इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और आपका, जहाँ तक ये लोग मानते हैं कि हिस्ट्री, जैसे हमारा हिस्ट्री था, अभी तो भी दूसरा सब्जेक्ट होता है, तो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है नेट या जेआरएफ के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि पहला पेपर भी बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग होता है। उसमें अगर आपका अच्छा स्कोर है तो सेकंड वाला अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। लेकिन अगर फर्स्ट वाले में अच्छा है तो जेआरएफ मिलने में बहुत आसानी आपको रहती है। तो फर्स्ट पेपर का आपको बहुत ही अच्छा चाहिए स्कोर, वो चाहिए। मुझे प्रॉपरली मतलब जेआरएफ नहीं करना था, तो उस बेसिस पे मैंने दिया था एग्ज़ाम। तो हालांकि परसेंटाइल अच्छा था, तो ये है। तो आप इसके लिए आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक बार दिल्ली नॉलेज ट्रैक को फिर से धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे अपना ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच।